नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपके पेपर का नाम साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। तो हम आपके पहले यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसका बता दिया था मैंने कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसा कि अभी आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे, 4 पार्ट से मेनली मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन या क्रोमेटिन थ्रेड, जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। आगे हम इसके थियरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि ये चारों पार्ट किस तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल को ऑन प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप का मतलब होता है कवरिंग। आप सभी देखते हैं इन्वेलप का यूज़ करते हैं, आप जब कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इन्वेलप का यूज़ करते हैं, कवरिंग, उसके अंदर चीज़ें रखते हैं। उसी तरीके से ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इन्वेलप की तरह काम करता है। जनरली ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। और क्या होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करता है? साइटोप्लाज्म से। आप सबको पता है कि सेल पाया जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस का जो अंदर का पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये इनक्लोज करता है न्यूक्लियर प्लाज्म को, जो 2 यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम उसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, तो मेम्ब्रेन में क्या होता है, पहली मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जाती है। उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उनके बीच में जो जगह पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अगर आउटर यूनिट की हम बात करें तो ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़कर क्या करता है, जैसे कि कल के डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, या मैं इसमें आपको दिखाऊं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, बाहर निकल के क्या बनाने का काम करता है, ये बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का काम करता है। अगर वहीं हम बात करते हैं इसके और पार्ट की तो कॉन्टिन्यूटी करता है, ठीक है, जिसपे क्या होते हैं आपके राइबोसोम भी अटैच होते हैं। क्या होते हैं आपके? राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होकर क्या करते हैं, आपके सिंथेसिस का काम करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें न्यूक्लियर इनवेलप की तो ये ब्रोकन होता है छोटे छोटे पोर में। ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं जनरली किसमें, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, किसी चीज़ को इन अंदर आने में और आउट करने में, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को और आपके जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बाहर आने जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट किसको करते हैं, मैसेंजर आरएनए को। एमआरएनए आप सबको मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये जनरली क्या करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं जो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। जो इनकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो लाइंड होती है एक स्ट्रक्चर से जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, ठीक है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये अटैच करते हैं क्रोमोसोम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यहाँ एम का मतलब मेम्ब्रेन है, और हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। आगे जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सबस्टांस होता है जिसे हम कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। केमिकली ये न्यूक्लिक एसिड का, एंजाइम्स, लिपिड, मिनरल्स, प्रोटीन्स में जनरली हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ाऊंगी, जब कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम आप बढ़ेंगे कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे इतने छोटे पार्ट में कंपैक्ट हो जाता है, इतना छोटा कैसे बन जाता है। जबकि अगर आप एक्चुअल में क्रोमोसोम की लेंथ जानेंगे तो वो आपके अर्थ को राउंड करने के इतना लंबा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होती है, तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ होगा, वहाँ बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे।
ये साइट होता है एक्टिविटीज़ के लिए, एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए, सिंथेसिस के लिए, मतलब सिंथेसाइज होता है, बनता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल यूनिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो जिसमें आपका क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस जो है सबसे बीच में पाया जाता है। आप सबने न्यूक्लियर इन्वेलप पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिया, कैरियोलियम पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस, उसके बाद न्यूक्लियोलस आता है। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी, उनका नाम था फोंटाना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और अगर न्यूक्लियोलस टर्म, ये नाम देने की बात की जाए तो उसे बॉमेन ने दिया था। ठीक है, बॉमेन 1840 में। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में आप सबने देखा होगा न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो बीच में ही आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इस तरीके से डेंस। ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब घना होता है, स्फेरिकल होता है यानी कि गोल होता है, कोलाइडल बॉडी पाई जाती है। कोलाइड बॉडी के बारे में आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, स्पेशल रीजन से अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये भी आप पढ़ेंगे जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ाऊंगी, वहाँ पे इसका यूज होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR भी इसे कहते हैं। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर से अटैच होता है। समटाइम्स अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोलाई जो है वो एक से अधिक ऑब्जर्व की जाती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अगर बात की जाए न्यूक्लियस में ऑनियन के, प्याज की अगर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि वहाँ न्यूक्लियोलस क्या है, एक से अधिक पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो अगर देखा जाए तो ये जनरली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्रेनुलर पार्ट, दूसरा होता है फाइब्रिलर पार्ट, तीसरा होता है अमॉर्फस मैट्रिक्स, चौथा होता है क्रोमैटिन। अगर हम बात करें ग्रेनुलर पार्ट की, यानी कि ग्रेन्यूल लाइक, दाने दाने लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, ये किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है आपका, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियो कहा जाता है, और प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। और इसका रेशियो क्या होता है, आपका जो आरएनए है वो 2 पार्ट पाया जाता है और प्रोटीन जो है 1 पार्ट पाया जाता है, तो 2:1 के रेशियो में पाया जाता है। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। अगर इनके ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को बात करें तो इसे न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। फाइब्रिलर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रिल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को न्यूक्लियोलेमा कहते हैं, न्यूक्लियोनीमा कहते हैं, और इनका डायमीटर 5 एंगस्ट्रॉम होता है। एमॉर्फस मैट्रिक्स जो है इसे पार्स एमॉर्फा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पार्स एमॉर्फा के नाम से भी जानता है। ये होमोजेनियस सबस्टांस होता है जिसमें प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और फाइब्रस दोनों अटैच पाया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एमॉर्फस या पार्स एमॉर्फा कहा जाता है। अगर हम क्रोमैटिन की बात करें, ठीक है, तो क्रोमैटिन मेनली 2 टाइप की होता है। ठीक है, एक होता है आपका पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, और दूसरा होता है आपका क्या, इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन और इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। जो पेरीन्यूक्लियोलर यानी कि सरफेस पे पाया जाता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोलस को कवर करता है, और जो इंट्रान्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें फंक्शन की, किसके, आपके न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस हम लोग पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियस की अगर फंक्शन की बात करें तो मेनली ये क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसे स्टोर हाउस आरएनए का कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। जब आपका सेल डिवाइड होता है उसमें